हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट डब्बा पर। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं, लेकिन इन रहस्यमय चीज़ों के साथ कुछ ऐसी शापित चीज़ें भी मौजूद हैं जिनके रहस्य इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि उनमें से बहुत सी चीज़ों को कहीं म्यूजियम में लॉक करके रखा गया है, जिन्हें छूने तक की इजाज़त नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही शापित चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य सुनकर आप डर भी सकते हैं। इसलिए अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप तभी देखना जब आपका दिल कमज़ोर ना हो, क्योंकि आज की वीडियो किसी डिप्रेशन वाले इंसान के लिए डरावनी हो सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को तभी देखें जब आप इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और आपको डर महसूस नहीं होता। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, रॉबर्ट द डॉल। ये डॉल फ्लोरिडा में रहने वाले एक बच्चे रॉबर्ट यूरिन ओटो को सन 1906 में उसके नौकर ने दी थी। ऐसा कहा जाता है कि वो नौकर काला जादू जानता था और उस बच्चे की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते उस डॉल पर काला जादू कर उस लड़के को दे दिया। घर के आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना था कि उन्होंने भी इस लड़के को गुड़िया से बात करते हुए देखा है और वो गुड़िया भी इस बच्चे से बात करती थी। यही नहीं, कई लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा था जब उस घर में कोई नहीं होता था। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल पाया जाता था और जब रॉबर्ट अपने माँ बाप को ये कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब कुछ उथल पुथल किया है तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। ऐसी ही डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया और उस फैमिली की छोटी बच्ची को ये गुड़िया मिल गई। एक बार फिर उस घर के अंदर वही डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी। उस बच्ची ने बताया ये गुड़िया जिंदा है और उस बच्ची को जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे फ्लोरिडा ईस्ट मार्टिन म्यूजियम में दे दिया, लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला बना रहा। ऐसा माना जाता है कि जो भी गुड़िया की इजाज़त के बिना उसकी फ़ोटो खींचता है उस व्यक्ति को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस व्यक्ति के जीवन में अजीब अजीब घटनाओं का आगमन हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, द हैंड रेसिस्ट हिम पेंटिंग। सन 2000 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईवे नाम की वेबसाइट पर इस रहस्यमय पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक छोटे से बच्चे को अपनी बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा दिखाया गया और खिड़की के पीछे से कुछ हाथ भी नजर आते हैं, जिसके कारण इस पेंटिंग को द हैंड रेसिस्ट हिम के नाम से जाना जाता है। इसको कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था और कुछ दिन बाद कपल ने दावा किया कि रात के समय पेंटिंग के पात्र कमरे में घूमते हुए नजर आते हैं। कभी कभी तो पेंटिंग में दर्शाया गया बच्चा पेंटिंग से गायब हो जाता है। जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता था वो कुछ समय बाद बीमार महसूस करने लगता था। एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उसने इस पेंटिंग का प्रिंट आउट निकालने की कोशिश की तो उसके प्रिंटर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जब उसने किसी और फोटो का प्रिंट आउट निकाला तो उस आदमी का प्रिंटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। इस पेंटिंग में कितनी सच्चाई है ये अब तक नहीं पता चल पाया है और कोई भी एक्सपर्ट इसका सच नहीं जान सका। फैक्ट नंबर 3, जेम्स डीन कार। जेम्स डीन का जन्म सन 1931 में हुआ था और वो अपने समय के मशहूर एक्टर थे। उनके पास एक पोस्ट फाइटर 550 कार थी जिसे वो प्यार से लिटिल बस्टर्ड कहते थे। सन 1955 में आई सुपरहिट मूवी स्टार वॉर्स के एक्टर ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा कि कार में बैठने के बाद उनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने डीन से कहा, मैं तो इस कार में घबराहट के कारण एक पल भी नहीं बैठ पाया। अगर तुम इस कार को ऐसे ही चलाते रहे तो जल्द ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक 7 दिन बाद डीन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उस टूटी हुई कार को बाद में जॉर्ज बेरिस नाम के एक व्यक्ति ने ले लिया। जॉर्ज बेरिस उस कार को अपने गैरेज में ले गया और वहां काम करते समय ये कार एक कर्मी के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उस वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। इस टूटी हुई कार के इंजन और ट्रांसमिशन को मैक हेनरी और विलिस एसिस नाम के 2 लोगों ने खरीद लिया और फिर एक रेस के दौरान इन दोनों लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों ने इस कार को या इस कार के किसी भी पार्ट को अपने पास रखा उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 4, ब्लू होप डायमंड नेकलेस। इस डायमंड को गोलकुंडा डायमंड भी कहा जाता है, जिसकी खोज 1673 में की गई थी।
हालांकि मिलने के बाद से ही ये बहुत बदल गया और भारत से चलकर इसने पूरी दुनिया की सैर कर ली। हर बार अपने मालिक के साथ इस हीरे ने कुछ ऐसा कर दिया कि इसका नाम दुनिया में सबसे श्रापित हीरो में शुमार हो गया। ब्लू होप डायमंड नेकलेस की कहानी 16वीं सदी से शुरू हुई, जब फ्रेंच मर्चेंट जीन को ये हीरा भारत की एक खदान से मिला। ये हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर की कोलर खदान में था। उस वक्त इस इलाके को गोलकुंडा कहा जाता था, इसलिए इस हीरे का नाम गोलकुंडा डायमंड भी है। लोक कथाओं में ये भी शुमार है कि फ्रेंच मर्चेंट ने ये हीरा किसी मूर्ति से चुराया था। ये हीरा उस मूर्ति की आंख के तौर पर लगा हुआ था और इसके बारे में पता चलते ही पुजारी ने हीरे से श्राप को जोड़ दिया, जिस किसी के पास भी हीरा आएगा उसका विनाश होगा। इसके बाद से ही उस फ्रेंच मर्चेंट को बुखार चढ़ा और उसकी मौत हो गई। इतिहासकार और उनके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इस हीरे को किंग लुई 14 को बेच दिया गया। नोबेल द फ्रेंच ब्लू मैजिमोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन रिचर्ड डब्लू ने लिखा है कि इस हीरे को बेचने के लिए उस फ्रेंच मर्चेंट को पेटेंट ऑफ नोबलिस्ट भी दिया गया था। हालांकि इस हीरे को फ्रेंच रॉयल परिवार में रखा गया और इसे कुछ राजाओं ने पहना, लेकिन 1992 तक उस परिवार में कुछ न कुछ होता रहा। 1972 में लुईस 14 के परिवार को बंदी बना लिया गया। फ्रेंच राज परिवार में चोरी भी हुई और उनके फ्रेंच ब्लू डायमंड को चुरा लिया गया, लेकिन जब तक लुईस 14 और उसके परिवार के कई सदस्यों का सिर कलम करवा दिया गया था। इतिहास में इस डायमंड को धीरे धीरे श्रापित कहना शुरू कर दिया गया और 1910 में जब तक ये फ्रेंच ज्वेलर कार्टियर के पास आया तब तक इसकी ख्याति बढ़ चुकी थी। कार्टियर के पोते ने कादिर ज्वेलरी की स्थापना की थी। उन्होंने इस हीरे को नाम दिया ब्लू होप डायमंड। इसके बाद अमेरिका सोशलाइट एवलिन ने इसे $1,80,000 में खरीदा, जो आज की डेट में $5 मिलियन के बराबर होगा। उस वक्त एवलिन अपनी हर पार्टी और ट्रिप पर इस हीरे को पहनती थी। ऐसा माना जाता है कि वो हीरे को छुपा दिया करती थी और लोगों से उसे ढूंढने को कहती थी। इस खेल को फाइंड द ब्लू होप नाम दिया जाता था। उन्होंने चर्च में जाकर इस हीरे के लिए प्रार्थना भी करवाई थी और उस समय बिजली गिरी थी, लेकिन एवलिन मजाक में कहा करती थी कि उनके लिए अनलकी चीज भी लकी हो जाती है। हालांकि कुछ समय बाद एवलिन का 9 साल का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद उनका अपने पति से तलाक हो गया क्योंकि उनका किसी और के साथ अफेयर था। इसके बाद एवलिन को कई बार घाटा भी लगा, लेकिन आर्थिक तंगी में भी उन्होंने इस हीरे को नहीं छोड़ा। साल 1946 में उनकी बेटी की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई और उसके बाद भी एवलिन ने इस हीरे को नहीं छोड़ा। हालांकि 1947 में निमोनिया के कारण एवलिन की मौत हो गई और उन्होंने अंतिम क्षण तक इस हीरे को पहने रखा। अपनी बिल में इस हीरे को उन्होंने अपने परिवार को दे दिया था, जिसके बाद इसे बेच दिया गया। अब ब्लू होप डायमंड इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी म्यूजियम में मौजूद है। ये म्यूजियम का अहम हिस्सा है और हर किसी को इसकी कहानी के बारे में बताया जाता है। फैक्ट नंबर 5, हॉन्टेड मोबाइल नंबर। 10 साल से ये सिलसिला आज तक चल रहा है। इस नंबर को जिसने भी इस्तेमाल किया वो जिंदा नहीं बचा, मौत ने उसे गले लगा लिया। इस मोबाइल नंबर का जिस शख्स ने भी इस्तेमाल किया उसकी मौत हो गई। ये सिलसिला कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस खौफनाक मोबाइल नंबर को लेकर काफ़ी शोरगुल है। दरअसल ये घटना एक बार नहीं बल्कि 3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस नंबर को अभी तक 3 लोगों ने खरीदा है और तीनों की मौत हो गई। ये घटना बुल्गारिया की है। बता दें कि सबसे पहले इस नंबर को एक तेल कंपनी के सीईओ ने खरीदा था। कंपनी के सीईओ व्लादिमीर ने इस मोबाइल नंबर को सबसे पहले खुद के लिए जारी करवाया था। कुछ दिन बाद ही व्लादिमीर को कैंसर हो गया और 2001 में उनकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं कि कैंसर से मौत होने की अफवाह उनके दुश्मनों ने फैलाई थी, जबकि मौत का कारण कुछ और ही था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मोबाइल नंबर उनकी जान का दुश्मन बना। सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद इस मोबाइल नंबर को डिमित्रो नाम के एक कुख्यात ड्रग डीलर ने ले लिया। इसके बाद डिमित्रो को वर्ष 2003 में एक रशियन माफिया ने मार दिया। उसका ट्रक का कारोबार 500 मिलियन का था। मौत के समय ये नंबर डिमित्रो के पास ही। इसके बाद भी ये मौत का सिलसिला बंद नहीं हुआ। मौत के बाद ये नंबर बुल्गारिया के एक व्यापारी डिस्लिव ने खरीदा। नंबर लेने के कुछ दिन बाद डिस्लिव को वर्ष 2005 में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में मार दिया गया। वो एक कोकेन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन भी चलाता था। इस तरह से इस भूतिया नंबर की वजह से एक के बाद एक 3 मौतें हुई। हालांकि 3 मौत हो जाने के बाद इस नंबर को साल 2005 में सस्पेंड कर दिया गया।
फैक्ट नंबर 6, धक्कर सी चेयर। ये बात 1702 की है। इंग्लैंड में थॉमस बिजली नाम का एक कातिल था जिसे अपने फादर इन लॉ की हत्या के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बिजली ने कहा कि वो अपने फेवरेट पब की फेवरेट चेयर पर बैठकर एक आखिरी बार खाना खाना चाहता है। अपना खाना खत्म करने के बाद वो खड़ा हुआ और बोला, उसकी मौत तय है जो मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करेगा। और तब से ये कुर्सी शापित हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स के 2 पायलट उस पब में आए और उस कुर्सी पर बैठे। पब से निकलने के कुछ ही दूरी पर उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही पायलट की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही जो भी सैनिक या अन्य कोई भी आदमी इस कुर्सी पर बैठता था वो कभी घर वापस नहीं लौटता था। लगातार होती मौत के कारण पब के मालिक ने इस कुर्सी को पब के गोदाम में रखवा दिया, लेकिन यहाँ भी इस कुर्सी के श्राप ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार गोदाम में कुछ सामान रखता हुआ कर्मी उस कुर्सी पर बैठ गया। 1 घंटे के बाद ही उस कर्मी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस घटना के बाद पब के मालिक ने इस मनहूस कुर्सी को एक म्यूजियम में दान कर दिया और म्यूजियम में इस कुर्सी को 5 फीट की ऊंचाई पर रख दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति गलती से इस कुर्सी पर ना बैठे। आप यहाँ तक आए गए हैं तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।